दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरें की अपडेट आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपसे कोई भी न्यूज मिस ना हो। इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही दिखाई जाती हैं और सारी खबरें काम की होती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कश्मीरियों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार सहित 11 राज्यों को जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश के विभिन्न इलाकों से कश्मीरियों पर कथित हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्यों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक कश्मीरियों पर हमले, उनके प्रति उत्पन्न खतरे और उनके सामाजिक बहिष्कार के मामले को रोकने के लिए शीघ्र एवं आवश्यक कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की लिस्ट के मुताबिक नोडल अफसर कश्मीरी व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की घटनाओं को रोकेंगे। नोडल अफसरों के बारे में MHA पब्लिसिटी करेंगे ताकि किसी भी तरह के हमले, सामाजिक बहिष्कार और खतरे से बचाव किया जा सके। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय सभी राज्यों को परामर्श भेजेगा और सभी DGP त्वरित कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने जिन राज्यों को नोटिस जारी किया है उनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र। तो पहली बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने किया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का समर्थन, बोले क्रिकेटर खेल भावना से खेलते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को CRPF जवानों के काफिलों पर हमला हुआ था। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए। हालांकि इस घटना के बाद देश विदेश में पाकिस्तान की आलोचना की जा रही है। वहीं अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के विरोध में स्वर और तेज हो रहे हैं। हालांकि इसी बीच RJD नेता तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलने को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिकेटर खेल भावना से खेलते हैं। हम लोग पुलवामा हमले की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इसका उचित जवाब दिया जाए, लेकिन इसकी वजह से अगर दोनों देश एक साथ क्रिकेट नहीं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मुकदमा मत चलाओ, सीधा गोली चलाओ, जब तक आक्रमण नहीं करेंगे फैसला होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में गुरुवार 14 फरवरी को CRPF जवानों के काफिलों पर हमला हुआ था। इस आत्मघाती हमले में 44 जवान शहीद हो गए। वहीं पुलवामा में आतंकी हमले को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में भारतीय समुदाय के बीच आक्रोश नजर आ रहा है। इसी बीच शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकार ने पुलवामा हमले पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पुलवामा की घटना हुई थी तो उस दौरान उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा था कि, और यहां तक बाला साहब जी का ये भी कहना था कि मुकदमा मत चलाओ, सीधा गोली चलाओ। शिवसेना का एक ही स्टैंड है कि जब तक आक्रमण नहीं करेंगे फैसला होने वाला नहीं है। इसी बीच खुफिया सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद भारत के रुख को देखते हुए पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक भारत न कर दे। इसके कारण पाकिस्तान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब रहने वाले गांव के लोगों को सतर्क रहने को कहा। साथ ही वहां के प्रशासन को एडवाइजरी जारी करने के अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा POK में रहने वाले लोगों को रात में लाइट न जलाने और पशुओं को नियंत्रण रेखा के पास न चराने का निर्देश दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर मौजूद आतंकियों के लार्ज पैंट्स को हटाना शुरू कर दिया है और इसे सेना कैंप के पास पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस वक्त अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में CRPF का काफिला पहुंचा था तो उसी दौरान आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ने विस्फोटक से लदे एक वाहन को CRPF की एक बस से टकरा दिया, जिसमें 44 जवान शहीद हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान कैदी कर रहे हैं दूसरों को गुमराह। जम्मू कश्मीर सरकार ने SC से की तिहाड़ शिफ्ट करने की मांग। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जम्मू जेल में बंद 7 पाकिस्तानी आतंकियों को तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि ये आतंकी जेल में बंद स्थानीय कैदियों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस LN राव और MR शाह की बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार से इन संबंध में जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर सरकार का पक्ष रखने के लिए पेश हुए स्टैंडिंग काउंसिल शुएब आलम ने कहा कि अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़ी ये 7 कैदी जेल में बंद स्थानीय कैदियों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जम्मू जेल की बजाय कहीं और शिफ्ट किए जाने की जरूरत है। शुएब आलम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इन आतंकियों को यदि तिहाड़ जेल में नहीं भेजा जा सकता तो पंजाब या हरियाणा की किसी उच्च सुरक्षा प्राप्त जेल में भेजा जाना चाहिए। इस पर बेंच ना कहे कि वो इस पर सुनवाई करेगी और आलम से कैदियों को भी
नोटिस की कॉपी भेजने की बात कही। 14 फरवरी की शाम को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के अगले दिन प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत से मांग की थी कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जाहिद फारूक को जम्मू जेल से बाहर किया जाए। यहाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल की टास्क फोर्स को लीड करने पर डीएस हुड्डा ने जताई खुशी, कहा यह मेरे लिए खुशी की बात है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। राहुल द्वारा निर्माण की गई टास्क फोर्स की कमान रिटायर्ड जनरल डीएस हुड्डा को दी गई है। वहीं अब डीएस हुड्डा का बयान सामने आया है और उन्होंने यह जिम्मेदारी पर खुशी जताई है। बता दें कि डीएस हुड्डा ही वो शख्स है जिनकी निगरानी में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद हर तरफ इसकी चर्चा होती रही। इसी बीच अब टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद रिटायर्ड जनरल ने खुशी जताई है कि कहा कि ये मेरे लिए बेहद खास होगा कि मैं इस फोर्स को लीड करूंगा। बता दें कि राहुल ने इस फोर्स का गठन पार्टी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है, जो अगले 5 सालों तक जमीनी स्तर पर काम करेगी। यह फोर्स पार्टी के इंटरनल और एक्सटर्नल सभी कामों की निगरानी करेंगे। पुलवामा हमले को लेकर देश में जबरदस्त देखने को मिल रही है। इसी बीच अब खबर आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। जी हां, राहुल गांधी सुरक्षा पर टास्क फोर्स गठित करने जा रहे हैं, जो यह देश के लिए एक विजन पेपर तैयार करेगी। खास बात यह है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ही इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे। वह विशेषज्ञों के समूह से विचार विमर्श पर पेपर तैयार करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि इस फोर्स की मदद से आखिर राहुल क्या नया बदलाव करने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीएस हुड्डा सेना के रिटायर्ड जनरल हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का बदला लेने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो डीएम हुड्डा की निगरानी में किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल बाद तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुड्डा ने कहा कि इस हमले के इतना प्रचार की जरूरत नहीं थी। हुड्डा ने कहा, मुझे लगता है कि इसका कुछ ज्यादा ही प्रचार किया गया। सेना का ऑपरेशन महत्वपूर्ण था और हमें ऐसा करना ही था, पर इसका कितना राजनीतिकरण होना चाहिए था, यह कितना सही है या गलत है, यह बात राजनेताओं से पूछी जानी चाहिए। जी दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि यूपी उत्तराखंड के बाद असम में जहरीली शराब से हाहाकार, 17 लोगों की मौत। जी असम गोलाघाट के अवैध शराब के सेवन से 17 लोगों की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दिलीप राजवंशी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में जहरीली शराब के विषाक्त का पता चला है। कल रात 4 लोगों की मौत हो गई थी और बाद में 12 लोगों की मौत हो गई। कुल 17 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाले लोग हलमीरा चाय बागान एरिया के रहने वाले थे। ये सभी जहरीली शराब पीने के कारण बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें गोलाघाट के शहीद कुलन कंवर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हलमीरा चाय बागान में लोगों ने जहरीली शराब पी थी। इसे शहर के बाहर से लाया गया था। लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग के कुछ लोगों ने शराब की सप्लाई की थी, जिसे पीने के बाद लोगों की मौत हो गई। फिलहाल गोलाघाट प्रशासन ने जांच के लिए आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि पीएम बताएंगे पुलवामा हमले की शुरुआती जानकारी उन्हें थी या नहीं। जी हाँ, कांग्रेस ने पुलवामा आतंकी हमले के कुछ घंटों बाद ही उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोबाइल फोन के जरिए जनसभा को संबोधित करने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि मोदी बताएं कि हमले के शुरुआती 2 घंटों के दौरान उन्हें इस जघन्य हमले की जानकारी थी या नहीं। पार्टी ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी थी तो फोटोशूट कर और जनसभा कर उनको संवेदनहीनता क्यों दिखाई, और अगर 2 घंटे तक इतने बड़े हमले के बाद में जानकारी नहीं थी तो यह सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने संवाददाताओं से कहा 14 फरवरी के दिन में 3:10 पर हमला हुआ और 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने मोबाइल फोन के जरिए रैली संबोधित की। वह इस जनसभा में पुलवामा हमले के बारे में एक शब्द नहीं बोले। अगर वो पुलवामा हमले के बारे में बोलते, इसकी निंदा करते तो जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए वो कम से कम 2 मिनट का मौन रखने के लिए कहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित प्रधानमंत्री के भाषण की एक फुटेज भी दिखाई और
दावा किया कि प्रधानमंत्री शाम में 5:10 पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तिवारी ने सवाल किया, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप उस दिन 3:10 से 5:10 के बीच क्या कर रहे थे? क्या इस दौरान आपको इस हमले की जानकारी नहीं थी? कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात यह हो सकती है कि प्रधानमंत्री को इस हमले के बारे में पता था और उन्हें फोटोशूट करना जारी रखा और रैली को संबोधित किया। अगर ऐसा है तो इससे बड़ी संवेदनशीलता कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, दूसरी बात यह हो सकती है कि 3:10 से 5:10 बीच तक प्रधानमंत्री को पता नहीं था। अगर ऐसा है तो यह सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। इससे सरकार की अक्षमता साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हम फिर से याद दिला दें कि आपको अपने राज्य का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की न्यूज आप तक पहुंचा सके। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे न्यूज को फॉलो करें। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। सीबीएसई ने शहीद सैनिकों के बच्चों को बोर्ड परीक्षा में दी है बड़ी राहत। आतंकी हमले में शहीद जवानों के बच्चों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बड़ी राहत दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे शहीदों के बच्चे अगर चाहें तो अपने शहर में परीक्षा केंद्र में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें परीक्षा का शहर बदलने की भी छूट दी गई है। इतना ही नहीं, अगर प्रैक्टिकल परीक्षा छूट गई है तो वो दोबारा सहूलियत के हिसाब से 10 अप्रैल तक स्कूल स्तर पर कराई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय के पेपर को बाद में देना चाहता है तो उसे यह भी अनुमति है। बोर्ड का कहना है कि इसकी सूचना परीक्षार्थी को स्कूल के माध्यम से 28 फरवरी तक देनी होगी, ताकि बोर्ड आगे के लिए पूरा कार्यक्रम जारी कर सके और बच्चों को सुविधा अनुसार उनके पेपर और प्रैक्टिकल पूरे करा सके। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि अगर ऐसे बच्चे प्रायोगिक परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो उनकी सुविधा के हिसाब से 10 अप्रैल तक ये परीक्षा आयोजित हो सकती है। अगर वो किसी भी अवार्ड विषय की परीक्षा बाद में देना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे उम्मीदवार स्कूलों को अपना आग्रह भेज सकते हैं और स्कूल उस आग्रह को आगे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में सीबीएसई द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने साधा निशाना, कहा देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में विभाजनकारी राजनीति के आधार पर अमानवीय धर्म लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो देश की एकता के लिए सही नहीं है। ममता ने ये बातें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर कही थी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे अपनी आस्था के आधार पर अमानवीय धर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में कौन रहेगा और कौन यहाँ से जाएगा। वे यह निर्णय ले रहे हैं कि लोग किस भाषा में बात करेंगे, लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। वे देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार एक कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम विभाजनकारी राजनीति के इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम एकजुट भारत चाहते हैं। आइए एकता के बारे में सोचें और बात करें। विभाजनकारों शासनकारों की नीति नहीं होनी चाहिए। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वहीं लोगों को उनके धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर बांटने की राजनीति में भरोसा नहीं करती। उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के बाद कोलकाता में कश्मीरी मेडिकल छात्रों को मिली धमकियों की भी आलोचना की थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु में एआईएमडीके के साथ सीटों का तालमेल करने के बाद बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी पार्टी के साथ मिलाने के बजाय अपने बूते ही चुनाव लड़ेगी। अलबत्ता पार्टी केरल में जरूर सहयोगी की तलाश में है और इस मामले में वो एक पार्टी से लगातार बातचीत भी कर रही है। पार्टी को लग रहा है कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ समझौता होने के बाद बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। पार्टी को लगता है कि अगर उसके पत्ते सही पड़े तो दक्षिण भारत में उसकी सीटों का आंकड़ा 50 तक पहुंच सकता है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव की अभी भले ही घोषणा नहीं हुई, लेकिन देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अपनी बढ़त बनाने के लिए समीकरण बनाने में जुटे राजनीतिक दलों की गतिविधियों बिहार में तेज हो रही है। प्रदेश के सीमांचल क्षेत्र की बात की जाए तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीति और साहित्य के बीच संबंध जोड़े जाते रहे हैं। बिहार के अररिया जिले स्थित हिंदी के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के गाँव औराही हिंगना पहुंचने के बाद
साहित्य का पॉलिटिकल कनेक्शन महसूस होता है। रेणु के परिजनों को मलाल है कि उनका राजनीति में इस्तेमाल तो खूब हुआ, लेकिन हक अदा नहीं मिला। सीमांचल में लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों लोग अब खुलकर चर्चा करने लगे हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया सहित पूरे इलाके पर हर दल की नजर है। सीमांचल के सबसे पिछड़े जिले में शुमार अररिया जिला मैला आंचल और प्रति परिकथा जैसी कालजयी कृतियों में रचनाकर फणीश्वरनाथ रेणु के गृह जिले के रूप में जाना जाता है। रेणु का गांव औराही हिंगना इसी जिले में है। साहित्य से जुड़ा है ये परिवार, अब सियासी हो चुका है, मगर रेणु परिवार की पीड़ा कुछ अलग ही है। रेणु के 3 बेटों में से सबसे छोटे दक्षिणेश्वर प्रसाद राय ने मीडिया को बताया कि रेणु परिवार का राजनीति में खूब इस्तेमाल होता रहा है। उन्होंने कहा सभी दलों के रेणु में मोह है, लेकिन जब भी संकरी राजनीति और टिकट की बात चलती है तो इस परिवार को राजनीतिक दल भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आज युवाओं से करेंगे भारत के मन की बात। भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी को सुबह 11 बजे आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित राम प्रसाद बिस्मिल प्रेक्षागृह में योगी युवाओं को संबोधित करेंगे। इस टाउन हॉल कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा द्वारा शुरू किए गए भारत के मन की बात अभियान से युवाओं के मन की बात जानकर उनकी अपेक्षाओं के अनुसार पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करना है। भाजपा का मानना है कि युवाओं की सोच के आधार पर भविष्य के भारत के ब्लूप्रिंट की नींव रखी जाए। कार्यक्रम के संयोजक एवं भाजपा प्रदेश मंत्री संतोष सिंह ने बताया मुख्यमंत्री शुक्रवार को आईईटी कॉलेज में युवाओं को संबोधित करेंगे। 2 लाख से अधिक युवाओं से सीधे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। इसी प्रकार से मेरठ से आईआईएमटी, गंगानगर, आगरा से आगरा कॉलेज, गोरखपुर से सरस्वती विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज, कानपुर से बीएसएसडी कॉलेज और वाराणसी से यूपी कॉलेज, भोजीपुर से युवा दोतरफा संवाद के लिए लाइव जुड़ेंगे और अपने सुझाव और अपने सवाल करेंगे। इन सवालों के अलावा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 74 लोकसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको हम फिर से बता दें कि आप अपने राज्य का नाम और अपने शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की न्यूज आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यहाँ पर हम आपको हर पल की खबर आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।